एशिया के ईस्ट में 5 टाइम जोन्स में फैला हुआ और 14 कंट्री से बॉर्डर शेयर करने वाला चाइना है। आज ये चाइना वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, जिसके पास 9.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, जो इसे एशिया की लार्जेस्ट और वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट कंट्री बनाता है। लेकिन आज से करीबन 4000 साल पहले चाइना येलो रिवर पर फैला हुआ एक छोटा सा किंगडम था। पर ऐसा क्या हुआ जिससे चाइना इतने से इतना बड़ा बन गया? चाइना की हिस्ट्री में ऐसे कौन से इवेंट्स हुए जिससे उसका ज्योग्राफिकल एरिया बदला? कैसे मॉडर्न चाइना ने अलग अलग कंट्रीज की लैंड एक्वायर करके अपनी टेरिटरी को एक्सपैंड किया? और आज वर्ल्ड की कौन सी कंट्रीज चाइनीज एक्सपेंशन से परेशान है? ये सब जानेंगे आज की वीडियो में। चाइनीज हिस्ट्री की शुरुआत होती है येलो रिवर से, जहां 2070 बीसी से 1600 बीसी तक शिया डायनेस्टी एग्जिस्ट करती थी। ऐसा माना जाता है कि ये डायनेस्टी चाइना की सबसे पहली डायनेस्टी थी, जिसके फाउंडर यू द ग्रेट थे, जिन्होंने फ्लड कंट्रोल सिस्टम डेवलप किया था। हालांकि इस डायनेस्टी को कुछ एक्सपर्ट्स मिथिकल मानते हैं तो कुछ रियल। शिया डायनेस्टी को 1600 बीसी में शैंग डायनेस्टी ने कॉन्कर किया, जो चाइना की रिकॉर्डेड हिस्ट्री में अर्लीस्ट डायनेस्टी थी। इस डायनेस्टी ने 1600 बीसी से 1046 बीसी तक येलो रिवर बेसिन पर राज किया और अपने एम्पायर को यांगजी रिवर तक एक्सपैंड किया। फिर 1046 बीसी में आई चाइना की सबसे लंबी डायनेस्टी झोउ डायनेस्टी, जिसने शैंग डायनेस्टी को ओवरथ्रो किया और 1050 बीसी से 256 बीसी तक रूल किया। इस डायनेस्टी में मल्टीपल किंगडम्स हुआ करते थे जो झोउस के लिए लॉयल थे, लेकिन ये डायनेस्टी 476 बीसी से लेकर 221 बीसी तक काफी स्टेट्स में डिवाइड हो गई थी, जो आपस में लड़ते रहते थे। फिर 221 बीसी में एम्परर चिन शी हुआंग ने इन सारी स्टेट्स को यूनिफाई करा, जिससे चिन डायनेस्टी की शुरुआत हुई। इसी डायनेस्टी से चाइना ने अपने आप को और नेशंस में एक्सपैंड करना शुरू किया था। लेकिन चिन शी हुआंग की डेथ के बाद ये डायनेस्टी ज्यादा टाइम चाइना को रूल नहीं कर पाई और फिर इसके बाद आई हान डायनेस्टी, जिसने चाइना पर 206 बीसी से 220 एडी तक रूल किया। इस डायनेस्टी के दौरान चाइना काफी अमाउंट में सिल्क एक्सपोर्ट कर रहा था, जिसके वजह से डेवलप हुई सिल्क रोड, जिसने चाइना को वेस्टर्न साइड में एक्सपैंड करा। हान डायनेस्टी के रूल में चाइना ने नॉर्दर्न कोरिया और नॉर्दर्न वियतनाम को भी कॉन्कर किया। इस डायनेस्टी को चाइना का फर्स्ट गोल्डन एज भी कहा जाता है। लेकिन हर डायनेस्टी की तरह इस डायनेस्टी का भी एंड हुआ और अब चाइना 3 किंगडम्स में डिवाइड हो गया था, जो थे वे, शू और वू। इन 3 किंगडम्स का पीरियड 220 एडी से 280 एडी तक चला, जिसमें ये तीनों किंगडम्स एक दूसरे से लड़ते रहते थे। और फिर 266 एडी में जिन डायनेस्टी ने वे एम्पायर को ओवरथ्रो किया और 280 एडी में सारे किंगडम्स को यूनाइट करा। जिन डायनेस्टी ने चाइना पर 266 एडी से 420 एडी तक रूल किया, पर इनर कॉन्फ्लिक्ट्स के कारण ये एम्पायर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। इस डिवीजन से शुरुआत हुई नॉर्दर्न एंड साउदर्न डायनेस्टीज की, जिनका पीरियड 420 एडी से 589 एडी तक था। दोनों ही रीजन्स वॉर लॉर्ड से डोमिनेटेड थे और इस पीरियड को डार्क एज के नाम से जाना जाता है। फिर 581 एडी से 618 एडी में राइज हुआ सुई डायनेस्टी का, जिसने नॉर्दर्न और साउदर्न डायनेस्टीज को यूनिफाई करा। इस डायनेस्टी के पीरियड में बुद्धिज्म एक प्रोमिनेंट रिलीजन था, जिसे ऑफिशियली भी रिकॉग्नाइज किया गया। लेकिन कुछ वाइड स्प्रेड रिवोल्ट्स के कारण ये डायनेस्टी भी फॉल हो गई। सुई डायनेस्टी को 1618 एडी से 907 एडी तक टैंग डायनेस्टी ने सक्सीड किया। इस डायनेस्टी ने चाइनीज एक्सपेंशन को दोबारा शुरू किया, जिससे चाइना एक बार फिर से नॉर्दर्न वियतनाम और नॉर्दर्न कोरिया को अपने कंट्रोल में ले पाया और अपने एरिया को शिनजियांग और सेंट्रल एशिया तक एक्सपैंड कर पाया। टैंग डायनेस्टी के पीरियड में इंटरनल स्टेबिलिटी थी और काफी साइंटिफिक एडवांसमेंट्स भी देखने को मिली। इसे चाइना का सेकंड गोल्डन एज भी माना जाता था, पर एक रिबेलियन ग्रुप के वजह से टैंग डायनेस्टी कोलैप्स हो गई और चाइना फिर से अलग अलग स्टेट्स और किंगडम्स में डिवाइड हो गया। इस डिवीजन को 5 डायनेस्टीज एंड 10 किंगडम्स के नाम से जाना जाता है, जो 907 एडी से 960 एडी तक चला था। इस पीरियड में हर किंगडम अपने एम्पायर को एक्सपैंड और स्ट्रेंथन करने में लगा हुआ था और यूनिफिकेशन का कोई एफर्ट नहीं उठाया गया। फिर 960 एडी से ईयर 1279 तक 3 डायनेस्टीज का रूल चला, जो थे सोंग, लिया और वेस्टर्न शिया। सोंग डायनेस्टी ने साउदर्न चाइना को रीयूनिफाई किया, जबकि लिया डायनेस्टी ने चाइना के नॉर्थ ईस्ट पार्ट और वेस्टर्न शिया डायनेस्टी ने चाइना के नॉर्थ वेस्ट पार्ट को रूल किया। इस पीरियड में चाइना में काफी साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स भी हुई। फिर गेंगिस खान के ग्रैंड सन कुबले खान ने चाइना को इन्वेड करके इन डायनेस्टीज को खत्म किया और एस्टैब्लिश की युआन डायनेस्टी। इस डायनेस्टी ने चाइना को 300 साल के डिवीजन से यूनाइट किया और तिब्बत को पहली बार चाइना का पार्ट बनाया।
लेकिन कुछ इकोनॉमिक क्राइसिस और नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से ये डायनेस्टी ज्यादा टाइम रूल नहीं कर पाई और इसकी जगह ली मिंग डायनेस्टी ने, जिसने 1368 से लेकर 1644 तक चाइना पर राज किया था। अपनी डायनेस्टी की शुरुआत में मिंग डायनेस्टी एक्सपेंशन में इंटरेस्टेड नहीं थी, पर डायनेस्टी के फर्स्ट एम्परर की डेथ के बाद मिंग ने अपने एम्पायर को एक्सपैंड करने की कोशिश करी, जिसमें वो फेल हुए। टेरिटोरियल एक्सपेंशन की फेलियर की वजह से मिंग डायनेस्टी ने अपने इंटरनल अफेयर्स पर कंसंट्रेट करना शुरू किया और फ्यूचर एक्सपेंशन के आइडिया को रिफ्यूज किया। आगे जाकर कुछ इंटरनल रिबेलियन के कारण इस डायनेस्टी का भी फॉल हुआ। मिंग डायनेस्टी के बाद चाइना को 1644 से 1912 तक चिंग डायनेस्टी ने रूल किया, जो चाइना की लास्ट डायनेस्टी थी। चिंग डायनेस्टी ने चाइना को मिंग डायनेस्टी से दुगने एरिया में एक्सपैंड करा, जिसमें तिब्बत और शिनजियांग भी थे। ईयर 1840 में चिंग एम्पायर को ब्रिटिशर्स ने फर्स्ट ओपियम वॉर में हराया, जिसके वजह से हांगकांग ब्रिटिश कंट्रोल में चला गया। हांगकांग से ब्रिटिशर्स ने चाइना में ओपियम सप्लाई शुरू करा, जिससे सोशल इंस्टेबिलिटी क्रिएट हो गई और फिर दोनों एम्पायर्स के बीच सेकेंड ओपियम वॉर हुई, जिसमें दोबारा ब्रिटिशर्स जीते और चिंग डायनेस्टी ने चाइना को वेस्टर्न पावर्स से आइसोलेट कर लिया। फिर 1911 में चाइनीज रेवोल्यूशन के दौरान चाइना की लास्ट एम्परर को डीथ्रोन कर दिया गया। चिंग डायनेस्टी के गिरने के बाद राइज हुआ रिपब्लिक ऑफ चाइना का, जिसने मॉडर्न चाइना की शुरुआत करी। सन याट-सेन रिपब्लिक ऑफ चाइना के प्रोविजनल प्रेसिडेंट बने, पर उन्होंने अपनी प्रेसिडेंसी युआन शिकाई को दे दी। फिर युआन शिकाई ने 1915 में अपने आप को एम्परर डिक्लेयर कर दिया, जिससे काफी लोगों ने उनका प्रोटेस्ट किया और युआन शिकाई को 1916 में रिजाइन करना पड़ा और सेम ईयर में उनकी डेथ हो गई। अब चिंग डायनेस्टी के गिरने के बाद चाइना काफी वॉरलॉर्ड एम्पायर्स में डिवाइड हो गया था और कंट्री में कोई भी सेंट्रलाइज्ड लीडरशिप नहीं थी। इसलिए युआन शिकाई की डेथ के बाद सन याट-सेन 1921 में रिपब्लिक ऑफ चाइना को रीएस्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं। 1921 से लेकर 1925 तक चाइनीज नेशनलिस्ट पार्टी, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और सोवियत यूनियन कोलैबोरेट करते हैं चाइना की रीयूनिफिकेशन के लिए। पर 1925 में सन याट-सेन की कैंसर से डेथ हो जाती है और उनकी पोजीशन लेते हैं जनरल चियांग काई शेक। अब नेशनलिस्ट पार्टी चाइना को रीयूनाइट करने में लग जाती है, पर इसके साथ ही वो कम्युनिस्ट पार्टी को सप्रेस करना शुरू कर देती है और 1927 में शुरू होती है चाइनीज सिविल वॉर। इसी सिविल वॉर के दौरान 1930s में जापान चाइना को इन्वेड करना शुरू कर देता है। 1934 तक नेशनलिस्ट पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी को नियरली डिफीट कर देती है और कम्युनिस्ट पार्टी चाइना के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में जाना शुरू कर देती है और इस दौरान राइज होता है माओ जेडोंग का। पर बढ़ते अटैक्स के कारण इन दोनों पार्टीज को यूनाइट होकर जापान से लड़ना पड़ता है और वर्ल्ड वॉर 2 में जापान हार जाता है। इसके बाद ये दोनों पार्टीज आपस में दोबारा लड़ने लग जाती हैं और इस बार कम्युनिस्ट पार्टी नेशनलिस्ट पार्टी पर भारी पड़ती है, जिसके वजह से 1949 में नेशनलिस्ट पार्टी के लीडर्स और सपोर्टर्स को मेनलैंड चाइना से भागकर ताइवान सेटल होना पड़ता है और 1949 से शुरुआत होती है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की, जिसे हम आज का चाइना कहते हैं। अपनी एस्टैब्लिशमेंट की स्टार्टिंग से ही चाइना ने एक्सपैंड करना शुरू कर दिया था। 1912 में चिंग डायनेस्टी के गिरने के बाद तिब्बत एक इंडिपेंडेंट स्टेट था। फिर दिसंबर 1949 में माओ जेडोंग ने तिब्बत के चैमडो एरिया में अपनी आर्मी घुसवा दी। इसके बाद तिब्बत और चाइना के बीच कुछ नेगोशिएशन मीटिंग्स हुई, लेकिन उन मीटिंग्स का कुछ खास रिजल्ट नहीं निकला और 1951 में तिब्बत चाइना का पार्ट बन गया। फिर 1959 में तिब्बत को अपना पार्ट बनाने के बाद चाइना ने कुछ भूटानीज टेरिटरीज को अपने कंट्रोल में ले लिया था, जो पहले 300 साल से भूटान के कंट्रोल में थी। इन दोनों इंसिडेंट्स के बीच चाइना ने 1950s में एक 1200 किलोमीटर लंबी रोड बनाई थी, जो तिब्बत और शिनजियांग को कनेक्ट कर रही थी। लेकिन इस रोड का 179 किलोमीटर का पोर्शन इंडिया के लद्दाख से होकर जा रहा था। अब क्योंकि वो एरिया इतना आइसोलेटेड और रिमोट था, इसलिए इंडिया को 1957 तक इस रोड के बारे में पता ही नहीं चला था और 1958 के एक मैप से, जिसे चाइना ने पब्लिश करा था, उससे ये बात कंफर्म हुई थी। फिर 1962 में इंडिया और चाइना के बीच में वॉर हुई, जिसमें चाइना ने इंडिया का 38,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को हड़प लिया था, जो आज का अक्साई चीन है। आज चाइना के कई सारी कंट्रीज के साथ ऐसे ही टेरिटोरियल इश्यूज हैं, जैसे साउथ चाइना सी के लिए ताइवान, इंडोनेशिया, वियतनाम और सिंगापुर से है, पैरासेल आइलैंड्स के लिए ताइवान और वियतनाम से, स्प्रैटली आइलैंड्स के लिए ब्रुनेई, मलेशिया, वियतनाम और फिलीपींस से, स्कारबोरो आइलैंड्स के लिए फिलीपींस और ताइवान से, नटूना आइलैंड्स के लिए इंडोनेशिया से, सेंकाकू और रियूक्यू आइलैंड्स के लिए जापान से, सोकोट्रा रॉक के लिए साउथ कोरिया से, अक्साई चीन, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख के लिए इंडिया से और इनर मंगोलिया के लिए मंगोलिया से। ऐसे ही लाओस और नेपाल के कुछ पर्टिकुलर एरियाज और पूरे ताइवान को चाइना अपनी कंट्री का पार्ट बताता है। तो ये थी चाइनीज एक्सपेंशन की फुल हिस्ट्री।
हमें कमेंट्स में बताइए कि आप चाइनीज एक्सपेंशन के बारे में क्या सोचते हैं और क्या चाइना कभी अपनी एक्सपेंशन एम्बिशंस को पूरा कर पाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करना ना भूलें।